हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 जून 2024 और 14 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जून 2024 में नोकिया के सीईओ पेक्का लुंडमार्क ने इमर्सिव ऑडियो और वीडियो नामक एक नई तकनीकी का उपयोग करके एक फ़ोन कॉल किया जो त्रिआयामी ध्वनि के साथ कॉल की गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे बातचीत अधिक जीवंत हो जाती है। नोकिया किस देश की कंपनी है? इन जून 2024, नोकिया सीईओ पेक्का लुंडमार्क मेड अ फोन कॉल यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी called immersive audio and video that improves the quality of a call with 3-dimensional sound, making interaction more lifelike. Nokia is a company in which country? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नोकिया के सीईओ पेक्का लुंडमार्क ने इमर्सिव ऑडियो और वीडियो नामक एक नई तकनीकी का उपयोग करके फ़ोन कॉल किया जो त्रिआयामी ध्वनि के साथ कॉल की गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे बातचीत अधिक जीवंत हो जाती है। यह बातचीत फिनलैंड के डिजिटलीकरण और नई प्रौद्योगिकी के राजदूत स्टीफन लिंडस्ट्रॉम के साथ हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? इन जून 2024, हाउ मच मनी हैज द राजस्थान गवर्नमेंट एलोकेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट? फर्स्ट ऑप्शन है 100 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 500 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 150 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 50 करोड़। बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए के निवेश से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास करेगी। यह घोषणा उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह के उद्घाटन के दौरान की गई, जहां 9 जून 2024 को मेवाड़ के महान महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए संग्रहालयों और बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा तथा इन संस्थानों तक समग्र संपर्क में सुधार करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को
6.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडियाज FY25 ग्रोथ फॉरकास्ट अपवर्ड टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.4%? फर्स्ट ऑप्शन है 6.8%, सेकेंड ऑप्शन है 6.5%, थर्ड ऑप्शन है 6.7% या फोर्थ ऑप्शन है 6.6%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6.6% कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने मजबूत सार्वजनिक निवेश के साथ साथ निजी पूंजीगत व्यय और निजी खपत में वृद्धि के आधार पर भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को जनवरी में अनुमानित 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। इसने वित्त वर्ष 2026 के लिए वृद्धि अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। यह देखते हुए कि कृषि उत्पादन में सुधार और मुद्रास्फीति में गिरावट से निजी खपत को लाभ होगा, वित्त वर्ष 2027 में वृद्धि 6.8% रहने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? फर्स्ट ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है सुजॉय लाल थाउसेन, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्टी या फोर्थ ऑप्शन है उमेश मिश्रा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र द्विवेदी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 जून से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे 30 जून को अपना पद छोड़ देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया गया था। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी एवं विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में राज्य के स्वामित्व वाले विशाखापट्टनम पोर्ट की रैंक क्या है? What is the rank of state-owned Visakhapatnam port in the Container Port Performance Index 2023 developed by the World Bank and S&P Global Market Intelligence? फर्स्ट ऑप्शन है 18th, सेकेंड ऑप्शन है 19th, थर्ड ऑप्शन है थर्ड या फोर्थ ऑप्शन है 20th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 19th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राज्य के स्वामित्व वाला विशाखापट्टनम पोर्ट विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल हो गया।
विशाखापट्टनम बोर्ड को सूचकांक में 19वां स्थान दिया गया, जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा संचालित मुद्रा पोर्ट से अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस फिनटेक फर्म ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा देने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है? विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विथ राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी टू इनेबल यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है भीम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस फिनटेक फर्म ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा देने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोन पे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिनटेक फर्म फोनपे ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान सक्षम करने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है। पिछले महीने फोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका भर में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा देने के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की थी। अब फोनपे के साथ खूबसूरत द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक अपनी यात्रा के लिए यूपीआई भुगतान की आसानी और सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दूरसंचार उद्योग संघ कोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of the Telecom Industry Association कोल? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है जेटा अहीर, थर्ड ऑप्शन है अभिजीत किशोर या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, दूरसंचार उद्योग संघ कोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत किशोर जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दूरसंचार उद्योग संघ COIAI ने वोडाफोन आइडिया के CEO अभिजीत किशोर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि भारतीय एयरटेल के प्रमुख नियामक अधिकारी राहुल वत्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। यह घोषणा COAI सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2023-24 के लिए वार्षिक आम सभा की बैठक के समापन के बाद की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the prestigious 2024 Oscar Academy Gold Rising Program? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनोय, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी, थर्ड ऑप्शन है नेत्रा गुरुराज या फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा गुरुराज जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
नेत्रा गुरुराज को 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया। यह सम्मान उन्हें विश्व स्तर पर सर्वाधिक होनहार युवा फिल्म निर्माताओं और छायाकारों में शामिल करता है तथा उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और क्षमता को उजागर करता है। वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहने वाली नेत्रा गुरुराज के पास विविध प्रकार की फिल्में हैं, जिनमें लघु फिल्में, फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, संगीत वीडियो और प्रयोगात्मक फिल्में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के सुमित नागल ने जून 2024 में जर्मनी में हीलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जीता। वह किस खेल से संबंधित हैं? इंडियाज समिट नागल clinched the Heilbronn Necker Cup Challenger in Germany in June 2024. He is related to which sport? फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, सेकेंड ऑप्शन है टेनिस, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है फुटबॉल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टेनिस में भारत के सुमित नागल ने जर्मनी में हीलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जीता। उन्होंने पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को 6-1, 6-7, 6-3 से हराया। यह उनका छठा एटीपी चैलेंजर खिताब है। इस जीत के साथ ही सुमित ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही उन्होंने लाइव एटीपी रैंकिंग में 77वीं सर्वकालिक सर्वोच्च विश्व रैंकिंग भी हासिल की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जीमैक्स 24 नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? Which Indian naval ship INS participated in the GMAX 24 naval exercise between the Indian Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force? फर्स्ट ऑप्शन है INS शिवालिक, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS स्वर्ण या फोर्थ ऑप्शन है INS तलवार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जीमैक्स 24 नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, INS शिवालिक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हो गया है। जीमैक्स 24 अभ्यास का आयोजन जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया जा रहा है। जापानी नौसेना को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में संयुक्त रूप से अपने युद्ध कौशल को निखारेंगी तथा अपनी अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।